सबसे बड़ी बात है कि मुख्तार अंसारी की इस मौत के बाद जिस तरीके से हालात हुए हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस सड़कों पर है, गाजीपुर की बात हो या फिर बांदा की या लखनऊ पे या हर जगह। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान है वो बेहद खास है। वो जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में हुआ करता था तो उस वक्त जेल सुपरिंटेंडेंट थे एसके पांडे। इनके साथ जो अनुभव है वो अपने आप में अलग है। मैं चाहूंगा कि सर, सबसे पहले तो मुख्तार अंसारी की जब खबर मिली वो और जब आप तैनात हुआ करते थे, दोनों को किस तरह से मिला के देखिए? नहीं, जब तैनात हुआ करते थे तब तो स्वस्थ थे, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको जो है जो राजनीतिक संरक्षण था वो पूरी तरह से प्राप्त था। तो और अब जो है वो जो जिसको कहा जाए कि अगर वास्तविकता देखी जाए तो अब पहली बार उन्होंने ये महसूस किया इतने वर्षों बाद कि हम जेल में हैं। तो इससे पहले तो जेल की कोई बात ही नहीं थी, वो सारी स्वतंत्रता उनके पास थी। तो ये अंतर हम आलोक, जरा जानिएगा कि जेल में किस तरीके का रसूख रहता था मुख्तार अंसारी का, क्योंकि जितना हमने सुना और पढ़ा उसके मुताबिक तो ताज़ा मछली खाने का शौक था मुख्तार अंसारी को, तो जेल में ही तालाब खुदवा दिया था ताज़ा मछलियों के लिए। नहीं, ये जो कहानी बताई जाती रही है ये लखनऊ की नहीं है। ये संभवतः गाज़ीपुर के लिए कहा जाता है कि जब ये गाज़ीपुर में जेल में थे तो इस तरह की बातें सुनने में आया करती थी। किस तरह जब आप यहाँ जेल सुपरिंटेंडेंट थे क्या माहौल रहता था? कहा जाता था कि शासन सत्ता भी दबा हुआ रहता था। नहीं, ये इसमें जो शासन और सत्ता की आप बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ये दबाव था, दबदबा था। और जहाँ ये जेल पे आए थे वो बड़ी विपरीत परिस्थिति थी जब मेरी तैनाती हुई थी। उससे पहले अक्टूबर के महीने में यहाँ पे जेलर था हमारा अशोक कुमार, उसका मर्डर हुआ था। और उसके बाद में RN तिवारी जो है वो सुपरिंटेंडेंट था यहाँ पे, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर के बाद यहाँ पर जल्दी कोई आने को तैयार नहीं था। उन परिस्थितियों में मुझको इस जेल पर यहाँ पे तैनात किया गया था, तो इसलिए थोड़ा सा दबाव भी था। और दूसरी बात है फिर हमने अपने तरीके से जैसे काम करते हैं, मुख्तार से जो है बात भी हुई, मतलब इसके बारे में सारी चीज़ों को। एक बात हम ये ज़रूर कहेंगे कि वो नहीं है, मगर जो थोड़ा सा हमने ये देखा कि राजनीति में भी रहा, सक्रिय रहा है, तो वो चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास, हालांकि वो लेकिन क्या पांडे साहब जेल से ही उसके आतंक का नेटवर्क नहीं चलता था? अपहरण, फिरौती, वसूली के जो तमाम मामले थे वो जेल से नहीं चलते थे पांडे साहब? नहीं, वसूली, आप किस वसूली की बात कर रहे हैं? आप किस वसूली की बात कर रहे हैं? पहली चीज तो एक निवेदन मैं कर लूं कि इस पे लिख दीजिए पूर्व अधीक्षक जी, पूर्व अधीक्षक कारागार में जेलर कभी नहीं रहा। ठीक है, इसको आप ठीक करवा दीजिए, कैप्शन चला है जी। लेकिन जो आरोप लगातार लगते रहे मुख्तार अंसारी पर और आतंक की जो कहानियां लगातार सामने आती रही, वो किसी भी जेल में रहा हो लेकिन उसका आतंक और रसूख जो है वो लगातार दिखता रहा राजनीतिक संरक्षण के चलते। बिल्कुल सही बात है, उसका आतंक था वहाँ पे। और जो जैसा वो चाहा करते थे उस ज़माने की बात थी। अगर उस समय कहा जाए इतना नहीं था, मगर फिर भी उसके रसूख को इनकार नहीं किया जा सकता है। और रसूख ऐसा था कि जब एक बार छापा मारा गया तो सारे जो बड़े अधिकारी हैं वो उस वक्त मुख्तार की सेवा में लगे थे और इसी बात को लेकर एक बड़ा आधार बनाया गया था जब उसे शिफ्ट किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है बांदा मेडिकल कॉलेज में, और जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होगा वहां से बॉडी को ले जाया जाएगा गाजीपुर। 375 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, 8 से 9 घंटे का वक्त लगेगा बांदा से गाजीपुर पहुंचने में, और उसके बाद कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। यानी कि आज शाम पयोदी 7 से 8 बजे का वक्त होगा जब मुख्तार अंसारी की बॉडी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कब्र खोदी जा रही है सुपुर्दे खाक करने के लिए मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में, वहीं की आप देख रहे हैं, उसी कब्रिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11:30 बजे तक पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर शव को लेकर गाजीपुर, जहां पर घर है, मुख्तार अंसारी का परिवार है, और वहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यही वो तस्वीर आप देख रहे हैं कब्र की, जिसमें शाम में उसे दफन कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर रुख करते हैं एसके पांडे जी, जेलर अधीक्षक रहे हैं, लंबा अनुभव उनका रहा है और वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण मुख्तार अंसारी को मिला हुआ था। अब सर, एक के बाद एक 65 मुकदमे
केवल मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी का जो पूरा नेटवर्क है उनके ऊपर तो 100 से ज्यादा मुकदमे, और योगी सरकार में हमने देखा जिस तरीके से एक्शन लिया अवैध संपत्ति पर, 600 करोड़ से ज्यादा की जो अवैध संपत्ति थी मुख्तार अंसारी के नेटवर्क की, या तो वो ध्वस्त कर दी गई या फिर वो सीज की गई। और यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि पूरे पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में कितना आतंक रहा होगा मुख्तार अंसारी का। पांडे सर। नहीं, जहाँ तक आतंक का सवाल है, इसका हम लोग जेल विभाग के हैं, तो मैं जेल के विषय में ही जानकारी जो है वो आपको दे सकता हूँ। और आतंक तो ये इसलिए माना जाता है कि जिस प्रकार से वो यहाँ उत्तर प्रदेश लाए गए हैं पंजाब से, वही बता रहा है कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियाँ, किस प्रकार से लोग उसके जो है संरक्षण में थे। मुझे तो बड़ा अफसोस भी कभी कभी होता है जब इस प्रकार के लोगों को देखता हूँ कि किस प्रकार की भीड़ है, किस प्रकार के जो फोर्सेस लगाई गई हैं कि कुछ हो ना जाए, और किसके लिए लगाई गई हैं। जब हमारे अब्दुल कलाम जो वो मरे थे तो 300 लोग वहाँ नहीं मौजूद थे, उनके जो है वो जब उनको भी दफनाया गया था, तो कलाम साहब के लिए हमारे देश में ये उनको सम्मान उनके मरने दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक अपराधी जो है कुछ भी हो, वो 5 बार विधायक थे, सब चीज़ का सम्मान है, मगर उसके बाद भी हमको देखना है कि हमारा देश, हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं। हजारों की भीड़ लगाई जा रही है, क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जो है, हमारी ये हालत है कि हम वहाँ पर जो है एक इस प्रकार से आदमी को इतना महिमा मंडन उसका करते चले जा रहे हैं। आप करें कि एक माफिया को, एक अपराधी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये गलत है। राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा अब तक, ये अफसोस की बात है, और अब भी अगर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये गलत है। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। और मुझे अगर इतनी ही भीड़ जो है, अगर केवल ये कह दिया जाए कि हमारी धर्म का है, बिरादरी का है, अगर इतनी ही भीड़ अब्दुल कलाम के जो है मैयत पर होती तो मुझे कोई अफसोस ना होता, ये तो मान लेते हैं। मगर अब्दुल कलाम को हम भूल जाते हैं, और एक अपराधी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कश्मीर का देख लीजिए, चाहे जितने भी हमने जो अपराधी अगर कोई मरता है, अपराधी के साथ कोई बात होती है, जबकि ये तो एक हम इसको सामान्य सी, इतना दबाव में वो आदमी था, पहली बार जेल उससे महसूस किया है। इससे पहले वो तो जेल में बादशाहत उसकी हुआ करती थी। किस तरीके की बादशाहत होती थी सर जेल में, जब वो लखनऊ जेल में था एस के पांडे साहब, और किस तरीके का राजनीतिक दबाव रहता था? राजनीतिक दबाव यह है कि जो उनकी पार्टी के लोग थे, या उनसे जो लोग प्रभावित थे, या जो उनसे अपने कोई कार्य कराना चाहते थे, हर वर्ग का आदमी था। किसी को हम नहीं कह सकते किस पार्टी का था, वो पार्टी कोई भी हो सकती है, मगर जो रसूख यही नहीं था। कितने अधिकारी, मुझे देख करके वो लगता है, उन लोगों को ये लग रहा था जब पहले इलेक्शन हो रहा था, तो ये उस समय जो है वो वहाँ बंद थे आगरा जेल में। ये आगरा जेल जाने का मैं उस समय डीआईजी हो गया था, मुझे पता लगा, तो ये हुआ कि वहाँ पे जाना है। तो वहाँ जब आगरा जेल पे गए तो ताजुब हुआ जान के कि वहाँ कुछ अधिकारी बैठे हुए थे इस उसमें कि अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये हमारी पोस्टिंग करा देंगे। तो वहाँ पहले से लोग पेशबंदी कर रहे थे, जैसे यहाँ पेशबंदी की गई कि साहब उनको जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। तो ये जहर का जेल अधिकारी, जेल कर्मचारी की औकात है कि वो किसी भी, ये तो बहुत बड़ी है, किसी भी क्या वो मामूली जेल में जो बंद आदमी है उसको जहर दे सकता है? किस तरह से की बातें, ये पेशबंदी होती है कि साहब राजनीतिक हम व्यक्ति हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, जैसा जो हमको बोलना है हम बोल देंगे, फिर उसके बाद। और सर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो स्तब्ध बता रही हैं खुद को। नहीं, जहां तक प्रश्न मुझसे पूछा गया है, जी देखिए, जहाँ तक गैंग का सवाल है, ये हम समझते हैं कि अगर आप पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे या और जो लोग हैं उससे संबंधित है, वो बेहतर आपको बताएंगे। ये मगर यहाँ जहाँ तक जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार के लोग इनसे मिलने आते थे, क्योंकि हम लोगों की तो वहीं तक की पहुँच होती है, जिस तरह के लोग आते थे और जो वहाँ का वातावरण था। एक मैं लखनऊ का एक वाक़या आपको बताऊं कि इनके जेल पे रहते हुए उस समय जेल परिसर, तो अब तो खैर यहाँ पे वो जेल नहीं है, यहाँ पे वो जो है आपने इको गार्डन बना दिया है। वो उस समय होता ये था कि सारी जो सड़कें हैं उन पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, और हमारा जो जेल का बाहरी जो हमारा कैंपस था वहाँ पे 50 से 60 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती थी। मुझे डीएम से कहना पड़ा, एसएसपी से कहना पड़ा, यहाँ आईजी से बात करनी पड़ी,
मैंने कहा ये गाड़ियां यहाँ पे तो हम लोगों को हटा दिया जाए, सुरक्षा इन्हीं की लगा दी जाए। वो जो असलहेधारी वहाँ पे गाड़ियों में बैठे हुए हैं, कोई कैसे है। फिर वहाँ से जब आदेश हुआ तो एक जो भी यहाँ पे दरोगा उस समय तैनात थे वो आए, अब गाड़ियों को हटाने के लिए कहा तो फिर उन्होंने हिम्मत ये दिखाई कि कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले अपने डंडे से, तब वो गाड़ियाँ लोग लेके भागने। हमने कहा इस कैंपस के अंदर हमको गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए किसी की भी। तो ये इनका यही नहीं था। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, ये यहाँ मौजूद थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। मैं बनारस में जब पोस्टेड था तो बनारस सेंट्रल जेल में इनके लोग वहाँ रहते थे। इनके जिनको हम लोग यहाँ की भाषा में हम लोग गुर्गे कहते हैं, इनके गुर्गे उस जेल में बंद थे और वही माहौल वहाँ जेल के बाहर हुआ करता था। उनके गुर्गों की सेवा करने के लिए हमारा जो स्टाफ है वो बेचारा इतना तड़पता था कि कैसे मौका मिले हम क्या सेवा कर दें उनकी। और वहाँ भी वही गाड़ियों का आलम था। वहाँ पे एक थाना भी उस समय मौजूद था। फिर मुझे वहाँ पे जो तैनात थे, मुझे याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, मैंने एसएसपी साहब से कहा कि साहब ये यहाँ पे अगर स्थितियाँ हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे। उन्होंने फिर अपनी वही तरीका अपनाया कि सारी गाड़ियों को हटाया, तब जाकर के हमारा कैंपस वहाँ साफ हो पाया। तो ये आपने अभी बात कही कि चारों तरफ इनका जो है, और फिर जहाँ तक पूर्वांचल का सवाल है वहाँ पर तो ये पूरे थे ही। लेकिन पांडे साहब केवल पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश नहीं, जो पंजाब में भी मुख्तार अंसारी का किस तरीके का रसूख रहा जेल में, वो पूरे देश ने देखा। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कोशिश करती रही कि पंजाब से वापस लाया जाए मुख्तार अंसारी को, लेकिन पंजाब सरकार ने पुरजोर ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश ना पहुंचे। 50 लाख रुपए से ज्यादा पंजाब की सरकार ने खर्च किए मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए, मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए। तो जब आप खुद इस बात को कह रहे हैं, जब वहाँ पे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेके पंजाब तक या जहाँ भी ये जाते थे। और एक विशेष बात और जो मैंने पाई इन लोगों के साथ, जो ये बड़े बड़े अपराधी है, ये जिस जेल में रहते थे चारों तरफ इनके आदमी या तो वहाँ पे जो मकान है, जैसे बांदा में रहे, मुझे जहाँ तक मेरी अपनी जो जानकारी है, जेल के आसपास के सारे मकानों में इनके लोगों का कब्जा होता है। वहाँ पर वो असलहे के साथ सारी तैयारी के साथ वहाँ रहते हैं, और वो जो है सुरक्षा जो है वो उनकी अपनी चलती है। जब ये चलते थे, जब जैसे यहाँ से ये लखनऊ से ये जाते थे, जब यहाँ बनारस पे इनका जब पेशी वहाँ हुआ करती थी, जाते थे, उस समय भी इनकी गाड़ियाँ अलग से चलती थी। पुलिस के लिए भी मैं समझता हूँ कितना जो है चुनौतीपूर्ण वो काम था कि आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ, इनके अपने आदमी। और वो गाड़ियाँ ऐसे नहीं कि 2-4 गाड़ियाँ चल रही होंगी, 50-50, 60-60, 100-100 गाड़ियाँ चल रही हैं। अब 100 गाड़ियों में अगर एक असलाह भी है तो 100 असलाह तो उन्हीं के पास सर। लेकिन ये तो उस वक्त की पुलिस के इकबाल पर भी सवाल है ना, और जो संरक्षण मिल रहा है उस पर भी सवाल है, किस तरह से पाला पोसा गया। और जब रोपड़ से बांदा शिफ्ट किया जा रहा था तो कोई जेलर इंचार्ज लेने को भी तैयार नहीं था, इतना खौफ था, इतना डर था। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। जब मेरी तैनाती लखनऊ में हुई थी तो उस समय अधीक्षकों में डर था जी। यहाँ जो जेलर थे वो बेचारे अकेले थे, वहाँ पे कोई अधीक्षक आने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे उन्होंने तैनात किया। जब तैनाती हो गई तो अब हो गई तैनाती, वहाँ पे काम करना शुरू किया। उसके बाद हम गए हैं तो एक यहाँ पर एक मिस्टर सिंह हुआ करते थे, हमारे जाने के बाद में फिर उनकी यहाँ पे तैनाती गई। उन्होंने भी वहाँ पे अच्छा काम किया वहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ तक जेल का सवाल है, हमारे जो अधिकारीगण हैं, मैं कोई पक्षपातपूर्ण मैं बात करता नहीं हूँ, हमारे अधिकारीगण बहुत आपको चुने हुए मिलेंगे जो इस तरह का उनको जो है कोई प्रश्रय दें या उनको संरक्षण दे। ज़्यादातर होता है जो हमारे नीचे के कर्मचारी जो होते हैं वो जरूर इन लोगों से मिलते हैं। और इनका जो है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि ये जब यहाँ लखनऊ में थे तो एक यादव करके, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, ये आए कि साहब ये आपके यहाँ सिपाही है, इसकी ज़रा मदद कर दीजिए। उस समय वो तैनात था उत्तराखंड में, वहाँ पे शायद वहाँ पे वो 99 की ये बात है, 98 की। तो उस समय जो है वो आके हमसे कहता है कि साहब हमको जो है टर्मिनेट करा दीजिए। अरे हमने कहा भाई ये हम कैसे कर सकते हैं कि तुमको हम कहें कि सेवा हमारी साहब सेवा बोल। तो ये हमसे कहते हैं अरे साहब मदद कर दीजिए इसकी, हमारा आदमी है, हमारे लिए बड़ा काम करता है। अब आप सोचिए कि जेल का सिपाही जो वहाँ तैनात है, देहरादून में तैनात था, वो कहता है कि मेरी सेवाएं समाप्त करा दीजिए। तो हमने कहा तुम वहाँ जाओ नहीं। तो वहाँ उससे जब कहा, उसने कहा साहब वो मैं तो वहाँ जाता ही नहीं हूँ,
अधीक्षक ने हमसे कह रखा है कि तुम जहां मर्जी है तुम रहो, तुम्हारी अटेंडेंस भी लगा देंगे और तुम्हारे को हम तनख्वाह देते रहेंगे। ठीक तो साहब हम हमारी सेवा नहीं समाप्त कर रहे हैं। मुख्तार सिफारिश कर रहे हैं कि इसकी सेवा समाप्त करा दी जाए, और वहां पे अधीक्षक ये हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि सेवा उसकी समाप्त कर दें। तो जब ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है सर ज्यादातर लोग पांडे साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो कुछ आपने सुना मुख्तार अंसारी के बारे में, क्या एक आम कैदी की तरह मुख्तार अंसारी को रखा जाता था, या अलग बैरक, सेवा में तमाम साथी और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट भी उनकी जो है उनके मदद में आ जाती थी। एक बार मैं लखनऊ का वाकया बताऊं, इनका अलग बैरक थी, अकेले उस बैरक में रहते थे, इनके बर्तन अलग थे, इनका खान पान का जो व्यवस्था थी वो अलग थी, इनका खाना बनाने वाला इनके जो है इनकी ही मतलब इनका द्वारा चयनित आदमी हुआ करता था। और इसके बाद जब यहाँ हमारे यहाँ आईजी वगैरह थे, उनको पता लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनका खाना अलग नहीं बनेगा। हमने कहा साहब पहले से परंपरा यहाँ है, जब से जेल में है तब से ऐसा हो रहा है। बोले नहीं बंद करा दिए। मैंने बंद करा दिया। बंद कराने के बाद में अब इनको बड़ी नाराज़गी हुई कि साहब मैं कहा आम आदमी की तरह जो और कैदी हैं वही खाना, हमने कहा खाना पड़ेगा, आईजी का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब ये जो है इन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल बैठ जाऊंगा। हमने फिर इनको से बात किया, हमने कहा कि एक जो है आप भूख हड़ताल बैठो, जो भी करना हो करो, जो मुझको आदेश है मैं वही करूंगा। तो इन्होंने कहा हम क्या करें? तो इनके लोगों ने इनको समझाया कि आप मुकदमा दायर कर दीजिए। तो लोअर कोर्ट में सीजेएम का वहाँ उस समय जो थे सीजेएम का मुकदमा दायर किया गया। सीजेएम ने कहा कि प्राविधान हमको बुलाए कोर्ट में। मैं कोर्ट में गया, हमने कहा कि ये है, बोले कोई प्राविधान है जिसमें आदमी जो है वो अपना खाना वहाँ से मंगा सकता। हम बोले कि आपके इस लिखा हुआ कि अधीक्षक चाहे तो किसी को अनुमति दे सकता है अपना भोजन बनाने के लिए, तो आप इनको अनुमति दे दीजिए। हमने कहा हम नहीं देंगे। हमने कहा ये ऐसा आदमी है, जब हमारे आईजी मना कर रहे हैं कि ये खाना अपना न इनका अलग नहीं बनेगा तो हम कैसे अनुमति दे देंगे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो हम अगर दे दें। हमने कहा आप कोर्ट हैं, आप न्यायालय, आप जो मर्जी आए करिए। उन्होंने आदेश कर दिया, उन्होंने आदेश किया कि इनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इनको अलग भोजन बनाने की सारी व्यवस्था इनकी कर दी। लेकिन हम तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम यहाँ पर अदालत के फैसले पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल उस वक्त का था वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक और चीज समझना चाहती हूँ इसी बीच, कि वो समय भी हमें याद है जब पंजाब से यूपी आने के लिए पूरा जोर आजमाइश कर दी थी अंसारी ने, लेकिन योगी सरकार के आते ही फिर वो यूपी आना नहीं चाहता था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, ये सारी व्यवस्था जेल के भीतर क्या बदल चुकी है? क्या हम ऐसा कभी दोबारा नहीं देखेंगे? जो अब तक हो चला वो हो चला, अंसारी तो खत्म हो चुका है, ऐसे कई माफिया हैं जो खत्म हो चुके हैं। देखिए, जो खत्म हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, ये कहना कि अब इसके बाद दोबारा नहीं देखेंगे, ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम जो है कौन इसकी जो है ताकीद करेगा? कौन इसको कहेगा कि हाँ अब कुछ नहीं होगा? ये असंभव सी चीज़ है। ये अपराध जगत है। अपराध जगत में परिस्थितियों के अनुसार कब क्या होगा उसके बारे में आप कोई जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हम पुख्ता तरीके से आज हम कह दें, आश्वासन दे दें कि अब भविष्य में। अरे हुआ क्या है? तमाम लोग जब यहाँ पे आप इसी लखनऊ जो है जेल में जो डॉक्टर सचान जो है उनकी डेड बॉडी निकली थी इसी जेल से, तो वो हम भूल जाते हैं। तब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आई थी, तब कोई समस्या नहीं हुई थी। तो ये तो जेलों में हमेशा होता रहा, यही नहीं। पांडे साहब, यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़ा कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रही हैं, कस्टोडियल डेथ पर सवाल खड़ा कर रही हैं। अखिलेश सरकार का आंकड़ा एनसीआरबी का मेरे पास है, जिसके मुताबिक 2012 से 2016 तक 1787 लोगों की जान कस्टोडियल डेथ में गई थी। क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है? सरकार कोई भी रही हो, जेलों में जाने पहले भी जाती रही हैं,